गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर में लिंगीय विभेद के कारण, कल जैसे कि हम लोगों ने जेंडर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेंडर और किस प्रकार से जेंडर या लिंग का निर्धारण होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। लिंग क्या है मैंने बताया था कि लिंग स्त्री पुरुष, मेल फीमेल होना, या समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा हुआ है, स्त्री और पुरुष वर्गों में। इसी को जेंडर या इसी को लिंग कहते हैं। लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है वह बताया था मैंने कि लिंग का निर्धारण पुरुष तथा स्त्री के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। पुरुष में XY गुणसूत्र और स्त्री में XX गुणसूत्र मिलता है। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान या कह सकते हैं जेंडर स्कूल सोसाइटी विषय के अंतर्गत लिंगीय विभेद के कारण, लिंगीय विभेद के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। लिंगीय विभेद के कारण, यूजेस ऑफ gender differences different। लिंगीय विभेद के कारण यूजेस ऑफ जेंडर डिफरेंस, लिंगीय विभेद के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। लिंगीय विभेद कोई नया नहीं है, आज से नहीं, सदियों से, प्राचीन काल से ही लिंगीय विभेद समाज में देखने को मिलता है। हम अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में लैंगिक विभेद जो थी वह कम थी या उतना ज्यादा नहीं थी। बहुत पहले अगर जाए हम वैदिक काल में जाएं, जिसमें ऋग वैदिक काल में हमें उल्लेख मिलता है कि ऋग वैदिक काल में पता चलता है कि उस समय स्त्री और पुरुष दोनों को समाज में समान दृष्टि से देखा जाता था। दोनों का समाज में महत्व था। दोनों, स्त्री हो चाहे पुरुष, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, इन सारे क्षेत्रों में स्त्रियां पुरुषों के साथ मिल करके भाग लेती थी और समाज में उनका महत्व पुरुषों से कम नहीं था। ऋग्वेद की बात करें तो बहुत सारे ऐसे महिलाओं का उल्लेख है जो बहुत विदुषी थी, बहुत विद्वान महिलाएं, विदुषी महिलाएं, जिसमें अपाला, घोषा, मैत्रेयी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने बहुत ज्यादा विद्वता में सम्मान हासिल किया। इसके बाद समय बीतता गया, परिवर्तित होता गया। प्लेटो ने भी उल्लेख किया है अपने पुस्तक में कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी स्तर में कम नहीं है। महिलाओं का सम्मान समाज में उच्च वर्गों में है, महिलाओं का सम्मान समाज में बहुत अच्छा है। प्लेटो के अतिरिक्त अगर हम मनुस्मृति में देखें तो मनुस्मृति में कई लोगों का उल्लेख मिलता है कि समाज या जो सृष्टि का निर्माण है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। अर्थात मनुस्मृति में यह भी उल्लेख है कि विराट पुरुष या ये कह सकते हैं विराट पुरुष, जिससे 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, उस विराट पुरुष के बारे में उल्लेख करते हुए कहा गया है मनुस्मृति में कि मनुस्मृति में जो विराट पुरुष थे वे अर्धनारीश्वर थे। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का। इससे स्पष्ट होता है कि समाज जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से बना है वह समाज स्त्री और पुरुष के मेल से बना है। अर्थात इस समाज के निर्माण में, इस सृष्टि के निर्माण में स्त्री और पुरुषों का समान योगदान है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय परिवर्तित होता गया, इस स्थिति में परिवर्तन आता गया। इसके अतिरिक्त चाणक्य ने, जो चाणक्य का विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है कि नारी का समाज में बहुत बड़ा
पॉइंटों के अंतर्गत कुछ विशेष पॉइंट्स के साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्त्री पुरुषों का समाज में समान अधिकार था और किस तरह से पुरुषों का एक कालखंड के वाइज में हम विशेष रूप में देखेंगे कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुषों का या समाज में लैंगिक विभेद कैसे कैसे उत्पन्न होता गया। इसमें पहला है मुस्लिम काल से पूर्व या ये कह सकते हैं प्राचीन काल में या मुस्लिम काल में जो लैंगिक विभेद के क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में देखेंगे कि लिंग विभेद था, ऐसा नहीं था प्राचीन काल में, लेकिन उस लिंग विभेद के क्या कारण थे और कैसे कैसे समय बदलता गया और लिंग विभेद देखने को मिला समाज में। तो मुस्लिम काल के पूर्व लिंग भेद के कारण, मुस्लिम काल के पूर्व लिंग भेद के कारण, मुस्लिम युग के पहले ये कह सकते हैं प्राचीन काल में भी लिंग भेद था। उसके कई कारण थे, उन कारणों पर अगर हम चर्चा करें तो पहला था साम्राज्य की सुरक्षा। साम्राज्य की सुरक्षा, मुस्लिम काल के पूर्व यह धारणा थी कि साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी होगा वह पुरुष होगा, न कि स्त्री होगी, या सम्राट का जो अधिकारी होगा, साम्राज्य का जो रक्षक होगा या साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी होगा वह पुरुष होगा और पुरुष से ही साम्राज्य चलेगा। अतः इसलिए भी स्त्री का सम्मान धीरे धीरे समाज में गिरता गया। दूसरा चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह वंश चलाने के लिए, दूसरा वंश चलाने के लिए। प्राचीन काल में और आज भी हमें देखते हैं कि वंश चलाने के लिए या कुल को आगे बढ़ाने में पुरुष का ही हक होता है, या ऐसा माना जाता है पुत्र का होना जरूरी है वंश चलाने के लिए। पुत्र के बिना वंश को नहीं चलाया जा सकता, या वंश को चलाने में पुत्र का ही सहयोग है। पुत्र न होने पर वंश का विनाश हो जाता है। अतः इसलिए ही समाज में लिंग भेद देखने को मिल गया। अगला तीसरा रूप हम देख सकते हैं विदेशी आक्रमण, या कह सकते हैं कि पारिवारिक उत्तरदायित्व, पारिवारिक उत्तरदायित्व। परिवार का उत्तरदायित्व पुरुषों के हाथ में ही है। माना जाता है कि परिवार सुरक्षित पुरुषों से ही रह सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज था और पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष का वर्चस्व ज्यादा था, और इस कारण भी भेद देखने को मिला कि समाज का रक्षा या परिवार का रक्षा या पारिवारिक उत्तरदायित्व की सुरक्षा पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती है। इसलिए भी उस समय लैंगिक विभेद देखने को मिला और पुरुष और स्त्री के बीच में जो लिंग भेद हुआ और एक बड़ी खाई बनी वह इस कारण से भी बनी। अगला है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण ये भी महत्वपूर्ण कारण था प्राचीन काल में, क्योंकि प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण भारत में करते थे और भारत में धन दौलत लूटते ही के साथ साथ में यहाँ के स्त्रियों का, बहन बेटियों का आभूषण भी लूटते थे, जिसके कारण ही यहाँ के समाज में यह प्रचलित मान्यता हो गई कि स्त्री या पुत्री का होना समाज के लिए अभिशाप है और पुत्री को पराया धन समझा जाने लगा, पुत्री को सम्मान के साथ करके देखा जाने लगा, और इस तरह से विदेशियों से डर करके भी बहुत बड़ा लैंगिक भेद उत्पन्न हुआ जो समाज में आगे देखने को मिला। अगला कारण है पांचवा स्त्री रक्षा। स्त्री रक्षा समाज में प्राचीन काल में स्त्रियों की रक्षा करना, उनका आबरू बचा के रखना,
उनको रक्षा करके रखना, यह एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है। कारण कि स्त्रियों का हमेशा से अपमान समाज में किया जाता था, समाज के द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा, जैसे मैंने बताया। तो इसलिए भी स्त्रियों की रक्षा भी एक बहुत बड़ा दायित्व था समाज में। तो इसलिए भी स्त्रियों का समाज में स्तर गिरता गया और लैंगिक विभेद बहुत तेजी से बढ़ा। ये सब कारण प्राचीन काल में थे, जो कि लैंगिक विभेद के कारण थे। साम्राज्य की सुरक्षा, साम्राज्य की सुरक्षा पुरुष ही कर सकता है, पुत्र ही कर सकता है। वंश चलाने के लिए वंश परंपरा के आधार पर वंश पुत्र से ही चलेगा, पुत्री से नहीं चलेगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व, परिवार का उत्तरदायित्व पुरुष ही वहन कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। विदेशी आक्रमणकारियों का स्त्रियों के साथ, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ या पुरुष विदेशी आक्रमणों का अत्याचार, इससे बचने के लिए भी स्त्रियों को समाज में निषाद के रूप में देखा जा रहा है। और स्त्री रक्षा एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व समझा जाता था उस समय, स्त्री को रक्षा करके रखना। और इससे भी उस समय लैंगिक विभेद बहुत तेजी से बढ़ा। अब हम अगर देखें मुस्लिम काल में, तो प्राचीन काल में तो कुछ हद तक, या कह सकते हैं कि कुछ स्तर तक समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, या समाज में महिलाओं की दशा थोड़ी सी सम्मानजनक थी। लेकिन जैसे ही मुस्लिम काल आया, मुस्लिम काल में बहुत ज्यादा भेद देखने को मिला। और मुस्लिम काल या मध्यकाल में, मध्यकाल कह सकते हैं, मुस्लिम काल में लैंगिक भेद के कारण, अगर हम मुस्लिम काल की बात करें तो मुस्लिम काल में लिंग भेद बहुत ज्यादा देखने को मिला। मुस्लिम काल में स्त्रियों की दशा बद से बदतर होती चली गई। और मुस्लिम काल में स्त्रियों की को पर्दा की वस्तु समझा जाने लगा। मुस्लिम आक्रमणकारी जो होते थे वे बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। और यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे भारतवर्ष के, भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यहाँ स्त्रियों की या बेटियों की, बहन बेटियों की आबरू बचा कर रखना बहुत ही बड़ा कह सकते हैं चैलेंज बन गया था, और बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व बन गया था। इसके कारण भी स्त्री को अभिशाप समझा जाने लगा समाज में, और स्त्री को यह समझा जाने लगा कि नहीं, ये समाज के लिए अच्छी नहीं है, और समाज में लैंगिक भेद बहुत तेजी से बढ़ा। तो इसमें मुस्लिम काल में लैंगिक भेद बहुत चरमोत्कर्ष पर था। महिलाओं का सम्मान बिल्कुल समाज से खत्म हो गया। महिलाओं को पर्दा की वस्तु समझा जाने लगा, महिलाओं को मनोरंजन का वस्तु समझा जाने लगा। तो ये देखने को मिलता है समाज में। इसमें एक पॉइंट अगर देखें तो हम पहला देख सकते हैं पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा, महिलाओं को पर्दा की वस्तु समझा जाने लगा। न केवल मुस्लिम वंश में, बल्कि मुस्लिम धर्म में नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में भी महिलाओं को घर के अंदर की वस्तु चार दीवारी के अंदर रखा जाने लगा। कारण यह था, मैंने बताया आप लोगों को, कि कोई भी बहन बेटियों को सामने नहीं लाकर दिखाया जाता था, या सामने खुले में नहीं घूमने देता था, क्योंकि उन्हें डर था किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का, किसी भी विदेशी आक्रांता का उस पर नजर पड़ जाएगी, वो बहन बेटियों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उनको पर्दे की वस्तु समझा जाने लगा। घर से बाहर निकलने का, शिक्षा लेने का अधिकार, सारा अधिकार इनसे छीन लिया गया। और मुस्लिम जो थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे, उन्होंने बुर्का प्रथा चलाया, हिंदुओं में घूंघट प्रथा चला। इस तरह से प्रथा चलाई गई, और एक बड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला मुस्लिम युग में, लिंग भेद, जिसमें पुरुष और स्त्रियों के बीच में बहुत बड़ा भेद उत्पन्न हो गया। अगला है पर्दा प्रथा के बाद विदेशी आक्रमण के कारण। बताया गया था मैंने दूसरा पॉइंट, विदेशी आक्रमण के कारण भी ऐसा हुआ था। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वह था पारंपरिक संघर्ष। पारंपरिक संघर्ष, परंपरागत रूप में माना जाता है कि परंपरागत रूप में पुत्र का होना परिवार में जरूरी है। पुत्र के बिना वंश का संचालन नहीं हो सकता, यह भी एक कारण था पारंपरिक। अगला तीसरा जो सबसे बड़ा लैंगिक भेद देखने को मिला, बाल विवाह। बाल विवाह में देखिए, स्त्रियों को बचपन में ही, छोटी सी अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया जाता था, और उनका शिक्षा का अधिकार
पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था। ये बाल विवाह होने का एक बहुत बड़ा कारण था। बाल विवाह होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि छोटे उम्र में ही विवाह करके अपने उत्तरदायित्व से जो पिता होता था बचने की कोशिश करता था कि जल्द ही या कम ही उम्र में बच्ची का शादी कर दे, जिससे कि उसकी आबरू बची रहे, उसका सम्मान बचा रहे और वह इस बड़े जिम्मेदारी से, बड़े उत्तरदायित्व से बच सके। और एक यही सोच थी विदेशियों का, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, विदेशी शासक होते थे, उनके जो सेनापति होते थे या जो आक्रमणकारी होते थे, आक्रांता होते थे, उनकी ये सोच थी कि वे सारे लोग जिन विवाहित स्त्रियों पर उतना बुरी नजर नहीं रखते थे, तो इसलिए भी लोग विवाह करना और इसलिए बहुत बड़ी कुरीति, एक बहुत बड़ा अभिशाप हो सकते हैं समाज में पैदा हुआ बाल विवाह। और बाल विवाह से केवल एक कुरीति नहीं बल्कि कई कुरीतियां पैदा हुई समाज में, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, अधिनियम, ये सब जो भी विवाह है वो चला, ये सारा चीज ये इसके कारण हुआ। कारण कि एक बहुत बड़ा विडंबना की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि बाल विवाह बचपन में, छोटी अवस्था में बाल विवाह हो जाता था। पता चला कि उस समय महामारियां एक से आते थे, बचपन में ही पति मर गया, पूरे जीवन स्त्री को पूरे जीवन विधवा बनकर गुजारना पड़ता था, या तो उसको सती हो जाना पड़ता था। सती प्रथा उस समय प्रारंभ हुआ, सती प्रथा, या उनको पुत्र जो पति होता था उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां जन्म ली। महिलाओं को समाज में एक निंदनीय स्थिति में रखा गया, महिलाओं के साथ बिल्कुल अपमानजनक व्यवहार किया गया। अतः इसलिए कह सकते हैं कि मुस्लिम काल में, मुस्लिम काल के समय में स्त्रियों की दशा बद से बदतर होती गई। और जो लैंगिक भेद था, लैंगिक जेंडर डिफरेंसेस था, लिंग भेद था, वह एक बहुत व्यापक पैमाने में उसका विकास हुआ, वृद्धि हुआ। और ये कह सकते हैं स्त्री पुरुष के मध्य जो एक बहुत बड़ा खाई बना, जो कि आज तक हम कहीं से आधुनिक युग तक भी उसको पाटा नहीं जा सका, आज भी लैंगिक भेद देखने को मिलता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें बाल विवाह के बाद, तो स्त्री विलास की वस्तु, स्त्री विलास की वस्तु के रूप में मानी जाती थी। चौथा पॉइंट अगर हम चर्चा करें, फोर्थ पॉइंट, तो स्त्री को विलास की वस्तु के रूप में देखा जाता था, मनोरंजन की वस्तु के रूप में देखा जाता था। चौथा पॉइंट, विलास की वस्तु, स्त्री को विलास की वस्तु, मनोरंजन की वस्तु, एंटरटेनमेंट के लिए स्त्री को माना जाता था। स्त्री एक वस्तु बनकर के रही। जिस तरह से आज मनोरंजन के लिए लोग देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उस तरह से मनोरंजन का साधन जो इस सृष्टि के निर्माण में इतना बड़ा योगदान दे रही है, आज वह इस युग में उसको मनोरंजन की वस्तु मात्र समझा जाता है। उसका समाज में कोई इज्जत नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। समाज के लोग उसको निंदनीय स्थिति में रख दिए थे, उसको भोग विलास की वस्तु के रूप में समझा जाने लगा। और स्त्री जो समाज के निर्माण की, सृष्टि के निर्माण की जो जननी है, उसको इस युग में, मुस्लिम युग में मात्र एक भोग विलास और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट की वस्तु समझा जाने लगा। अगला देखते पांचवा पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, पांचवा पॉइंट में तो देखते हैं कि विलास वस्तु शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण होगा, मतलब अशिक्षा, इलिटरेसी, इलिटरेट होना। उस समय के लोग इलिटरेट, पढ़े लिखे, अनएजुकेटेड, शिक्षा की कमी, जो शिक्षा या शिक्षा का प्रतिशत था वो बहुत कम था, साक्षरता प्रतिशत बहुत कम था। बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे, जो मुस्लिम लोग भारत में आक्रमण करके यहाँ पे शासन कर रहे थे, उसमें बहुत कम लोग शिक्षित होते थे। यहाँ के जो लोग थे वो भी बहुत कम शिक्षित होते थे। इसलिए वे नहीं समझ पाते थे कि इस समाज के निर्माण के लिए जिस प्रकार से स्त्री, पुरुष का महत्व, उसी प्रकार से स्त्री का महत्व है। अर्थात सृष्टि के निर्माण के लिए, समाज के विकास के लिए स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। इस चीज को लोग नहीं समझ सकते। ये अशिक्षा का कारण था, अज्ञानता का कारण था। अगला जो था सांस्कृतिक कारण, एक बहुत बड़ा सफल कारण था मुस्लिम काल में, लैंगिक भेद का कारण था, वह था सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण, यह सांस्कृतिक कारण भी एक बहुत बड़ा कारण था जो लैंगिक भेद को
व्यापक पैमाने पर विकसित किया। सांस्कृतिक कारणों में यह संस्कार के रूप में, सांस्कृतिक रूप में यह देखा जाने लगा कि नहीं, समाज या परिवार में पुत्र का होना जरूरी है। दूसरी चीज, समाज में बहुत सारे ऐसे वंश थे, ऐसे बहुत सारी जातियां थी, ऐसे बहुत ज्यादा धर्म था जिसमें स्त्रियों को निम्न समझा जाता था। आज भी हम अगर निष्पक्ष रूप में अगर हम बात करें तो आज भी अरब में जो अरब कंट्रीज है, अरब में जो देश है, जैसे तालिबानी लोग जो है, तालिबानी सोच की विचारधारा के लोग हैं, इस्लामी तालिबानी विचारधारा के जो लोग हैं, वह स्त्रियों को मात्र एक वस्तु के रूप में समझते हैं और स्त्रियों के साथ बहुत बड़ा शोषण करते हैं, उनको पर्दे की वस्तु समझा जाता है। उनके समाज में, उनकी सोसाइटी में, इसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी कुछ जगहों पर, कुछ धर्मों में या हिंदू धर्म में कुछ जातियों में स्त्री को बिल्कुल निम्न कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ ऐसे शिक्षित लोग हैं, सही है, बिल्कुल सब में है, शिक्षित वर्ग ऐसा भी है जो कि एजुकेटेड लोग ऐसे भी हैं जो कि समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा सम्मान करते हैं। तो ये सब कारण थे मुस्लिम काल में लैंगिक भेद के कारण। मुस्लिम युग के बाद अगर हम आधुनिक युग में देखें तो आधुनिक युग में लैंगिक भेद भी बहुत बड़े पैमाने पर है। ऐसा नहीं था कि केवल लैंगिक भेद जो है मुस्लिम काल में ही हो जाता था, प्राचीन काल में भी था, मध्यकाल में, मुस्लिम युग में भी था, और आधुनिक युग आज भी लैंगिक भेद का जो बड़ी खाई है उसको पाटने जैसे ना, हाँ ये जरूर है कि प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में स्त्री और पुरुषों में लैंगिक भेद बहुत कम था। समाज में स्त्री पुरुषों का दोनों का महत्व था। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल आते आते स्थिति बदली, स्त्रियों की दशा गिरती गई। तो बौद्ध जैन धर्म में, बौद्ध काल में, जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्त्रियों की दशा थोड़ी सी सुधार हुई। फिर मुस्लिम काल में, मध्यकाल में स्त्रियों की दशा बद से बदतर होती चली गई। फिर मुस्लिम काल के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, आधुनिक काल में आते हैं, तो आधुनिक काल में जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया गया। एक बहुत बड़े अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत प्रयत्न किया। स्त्रियों को लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन ने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत प्रयत्न किया। इसी तरह से और भी बहुत सारे गवर्नर जनरल आए ब्रिटेन गवर्नमेंट में जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो हम ये कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के लिए अंग्रेजों के समय में सुधार हुए और वो सुधार देखने को मिलता है। और हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं कि आज स्त्रियों की जो दशा सुधरी या जो इतनी प्रगति हुई उसमें अंग्रेजों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि अंग्रेजों ने, अंग्रेज हमारे देश में बहुत नुकसानदायक थे, हर क्षेत्र में नुकसानदायक रहे होंगे, थे भी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ देश उनके ऐसे हैं जिसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते, या जिन देश जो उनका हमारे लिए दिया हुआ जो हमारे समाज की, जो सोसाइटी के लिए जो उन्होंने काम किया या समाज के उत्थान के लिए, समाज को सुधारने के लिए कार्य किया, उसको हम आज भी अस्वीकार नहीं कर सकते। जिसमें लॉर्ड कर्जन का मैंने बता दिया आपको कि शिक्षा के लिए किस तरह से प्रयास किया उन्होंने। उसी प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिंक उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा को उन्होंने खत्म किया, सती प्रथा का अंत किया उन्होंने, और महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाया। और इनके साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक को हमारे देश के जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को उन्होंने
उत्साहित किया, नियम बनाने के लिए कहा कि आप नियम बनाइए और सती प्रथा का अंत कीजिए, क्योंकि महिलाओं के लिए यह एक अभिशाप है। महिलाओं को सती प्रथा के द्वारा जिंदा जला दिया जाता है पुरुषों के साथ में। सती प्रथा को बंद किया, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने प्रेरित किया, महिलाओं में समाज के अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत प्रयत्न किया गया। इससे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश सरकार में, इंग्लैंड सरकार में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए, जिसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते, उसका उल्लेख करना हमारे लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल में महिलाओं का विकास तो हुआ, लेकिन बहुत हद तक अभी भी वो स्थिति महिलाओं को नहीं पहुंची, वो सम्मान महिलाओं को नहीं मिला जो सम्मान को मिलना चाहिए था। यह भी विकास नगण्य था, कम था, प्रयास अच्छी थी, ये मान सकते हैं, लेकिन यह भी जो प्रयास था वह उतना नहीं था जितना होना चाहिए। अब हम आधुनिक युग में देखते हैं, आधुनिक काल में लैंगिक भेद, लैंगिक भेद, आधुनिक काल में अगर हम लैंगिक भेद की बात करें तो आधुनिक काल में भी लैंगिक भेद बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहला कारण यह था दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, एक पाठ्यक्रम की बहुत बड़ा कारण है जो कि आधुनिक युग में स्त्री शिक्षा के लिए या स्त्री सम्मान के लिए एक भेद, लैंगिक भेद समाज में उत्पन्न करता है। हम पुरुषों के उत्थान, पुरुषों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन स्त्रियों के संबंध में, स्त्रियों की वीरांगना होने में, स्त्रियों के वीर स्त्रियों या वीरांगना स्त्रियों का उल्लेख हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। वो भी होना चाहिए जिससे कि लैंगिक भेद खत्म हो सके। अगला है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम के बाद आर्थिक समस्या। अगला कारण आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या बहुत बड़ा रीजन है। आर्थिक समस्या इसलिए बड़ा रीजन है कि आज भी समाज में, आधुनिक समय के समाज में यह सोच है कि पुत्र ही धन अर्जन के लिए योग्य है। पुत्री धन नहीं कमा सकती, या पुत्री को समाज के बाहर जाकर के नौकरी करना, समाज के बाहर जाकर के कार्य करना सुरक्षित नहीं है। जबकि पुरुष पुत्र, 4 पुत्र हैं तो पिता सबसे धनी माना जाता है, ऐसा सोच आज भी है समाज। 2 पुत्री हो गई, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, पिता का बोझ है उसके ऊपर। इस तरह की सोच आज भी समाज में है। कुछ सामाजिक दोष, सामाजिक कुरीतियां भी हैं जिम्मेदार इसके लिए कि स्त्री को सम्मान समाज में नहीं मिल पा रहा है और पिता को बोझ समझना पड़ता है। एक ये भी कारण है। कारण आप देख रहे हैं, प्रत्येक दिन देखते हैं, समाज में देखते हैं कि प्रत्येक दिन न्यूज चैनल पे, न्यूज में इस तरह का उल्लेख मिलता है कि इस स्त्री के साथ यहाँ पर इस तरह का उपद्रव किया गया, इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, इस तरह का उसका भद्रता की गई, इस तरह से उसका अपमान किया गया। इसलिए भी लाजमी है कि पिता थोड़ा सा संशय में रहता है, डरा हुआ रहता है कि पुत्री को हम बाहर कैसे भेजेंगे आर्थिक रूप में कमाने के लिए। इसलिए स्त्रियों को धन अर्जन के लिए भी, आर्थिक स्थिति के लिए भी योग्य नहीं मानते। कारण है, यही कारण है कि आज भी लैंगिक भेद देखने को मिलता है। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज में 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। पुत्र को कमाने के लिए अगर होगा तो आराम से वह विदेश में भेज देंगे, विदेश, देश की बात छोड़ दी, विदेश भेज सकते हैं। लेकिन पुत्री को घर के अगल बगल अगर कोई काम मिले तो ठीक है, अन्यथा वो घर से 2 किलोमीटर दूर भी भेजने के तैयार नहीं। इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन सुरक्षा, समाज की गंदी सोच। आज भी समाज उस सोच को नहीं प्राप्त कर पाई है जिसमें कि स्त्रियों को सम्मान मिल सके समाज में। ये सब कारण हैं जिसके कारण आधुनिक समय में भी आज भी स्त्रियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। ऐसा नहीं, सुधार नहीं हुआ है। आज समाज में सुधार हुआ है, बहुत सारी कमियां दूर हुई हैं, स्त्रियों का सम्मान समाज में बढ़ा है, स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे नियम निकाले गए हैं, स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे नियम सरकार के द्वारा, लोगों की सोच भी बदली है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है जितना होना चाहिए। आज भी जो भेदभाव है उसके कई कारण हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, आर्थिक समस्या के बाद जो दूसरा है सबसे बड़ा रीजन आर्थिक पाठ्यक्रम, आर्थिक समस्या, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम
और सामाजिक दृष्टिकोण, जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण। मैंने ये बताया कि सामाजिक दृष्टिकोण भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायी है, एक बहुत बड़ी फैक्टर है, एक बहुत बड़ा यूजेस है, जो कि लैंगिक विभेद को बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में बलवती या कंट्रोल बनाने में काम करती है। कारण समाज में लोगों की सोच और धारणाएं आज भी बहुत गंदी, चाहे वह वंश परंपरा को लेकर के हो, चाहे समाज में आर्थिक दृष्टि से लेकर के हो, अर्थव्यवस्था के बारे में। आज भी समाज में सोच है कि परिवार को चलाने के लिए पुत्री ही उत्तम है, पुत्री नहीं। आज स्त्रियां भले ही चांद पे पहुंच रही हो, विज्ञान जगत में नाम रोशन कर रही हो, सिविल सर्विसेज में नाम रोशन कर रही हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हो, सेना में, फोर्स में, हर क्षेत्र में महिलाएं उत्तम प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी समाज का यह सोच है, आज भी समाज दृष्टिकोण है कि पुत्र ही श्रेष्ठ है। कारण पितृ प्रधान समाज में पुरुष का वर्चस्व ज्यादा है, और पुरुष का वर्चस्व ज्यादा होने के कारण स्त्रियों की दशा आज भी दयनीय है समाज में, और एक समाज में बहुत बड़ा लैंगिक भेद देखने को मिलता है, जो जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलता है, जो कि उत्तर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक का, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का मनोवैज्ञानिक रूप में इंसान की सोच है कि पुत्र के बिना समाज नहीं चल सकता। पुरुष प्रधान समाज में लोगों की मानसिकता है, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों की सोच है कि नहीं पुरुष जरूरी है। नेक्स्ट, दहेज प्रथा। मैंने आपको कई नीतियों के बारे में बताया, सती प्रथा बताया, बाल विवाह बताया, विधवा विवाह, पुनर्विवाह बताया, ये सब विधवा विवाह निषेध बताया, ये सब कुप्रथाएं, ये तरीकाओं की प्रथा है जो कि लैंगिक विभेद की खाई को और गहरा बनाता है। वह है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप आज भी बना हुआ है। पुत्र को श्रेष्ठ ये भी एक प्रथा है जो बनाती है। कारण है, फैक्टर ये है कि कोई भी पिता अपने पुत्री को बिना दहेज दिए सम्मानजनक स्थिति में विवाह नहीं कर सकता। आज जिस प्रकार से एक बड़ी रकम पिता को पुत्री के रूप में देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, पर वह समाज के लिए एक सोचनीय बात है। और अगर एक पिता का 4 पुत्रियां अगर हो गई तो वह जीवन भर कमा करके भी एक अच्छे जगह उनको सेटल या अच्छी जगह विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि दिन प्रतिदिन दहेज प्रथा वर पक्ष की तरफ से इतना ज्यादा डिमांड होने लगा है कि स्त्री या पुत्री का जन्म ही अभिशाप बन गया। पुत्री का जन्म समाज के लिए अभिशाप बनता जा रहा है दहेज प्रथा के कारण। इसके लिए भी लैंगिक विभेद उत्पन्न हो रहा है। दहेज प्रथा के बाद हम देखें सामाजिक प्रथाएं बताई दिया मैंने आप लोगों को। पुरुष प्रधान समाज बता दिया कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भी लैंगिक विभेद को देखने को मिलता है। अशिक्षा बता दिया कि अशिक्षा, अज्ञानता भी लैंगिक भेद को बहुत ज्यादा उत्पन्न करता है। अशिक्षा के कारण समाज में ऐसे शिक्षित लोग जो हैं उनके अंदर सोच है कि स्त्री है या स्त्री के साथ दुराचार करना या इस तरह का दूसरे बहन बेटियों के साथ अपने बहन बेटियों से तुलना न करना, यह सोचना कि किसी बहन बेटी है सोच करके पति पत्नियां कसना या उनके साथ व्यवहार करना, मारना, लैंगिक विभेद को जन्म देते हैं। तो आज हम लोगों ने लैंगिक
विभेद के कारणों के बारे में चर्चा किया, जिसमें मुस्लिम काल में पहले या प्राचीन काल में ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में, इसके बाद मैंने पूरा आपको विस्तृत रूप में बता दिया कि किस प्रकार से लैंगिक विभेद प्राचीन काल से चला रहा है, आज तक लैंगिक विभेद है। हाँ, ये जरूर है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए सरकार को भी और हर व्यक्ति को लैंगिक विभेद को खत्म किया जा सके। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास पर